छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 8 में बीजेपी जो है वो सीधी बढ़त पर है और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे के टक्कर की स्थिति निर्मित है। बाहरी और स्थानीय जो मुद्दा है वो विधानसभा में ज़्यादा प्रभावशाली होता है बजाय लोकसभा के। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ अकाउंट चैनल। आज हमारे साथ लोकसभा की 11 सीटों पर बात करने के लिए मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट। हालांकि वो किसी परिचय के मुताबिक नहीं है, मगर न्यूज़ अकाउंट की एक औपचारिकता के तहत हम अपने दर्शकों से आज हमारे मेहमानों से मुखातिब करा रहे हैं। हमारे साथ आज हैं हरिभूमि के जिला प्रमुख सचिन अग्रहरि जी, राजनांदगांव टाइम्स के संपादक अशोक पांडे जी और IBC के ब्यूरो चीफ आलोक शर्मा जी। 19 अप्रैल से शुरू हुई यह यात्रा लोकसभा की आज 1 जून को समाप्त हो गई है। 90% पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। 4 जून को इस पूरे लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी और परिणाम आपके सामने होंगे। उसी पूरी यात्रा के माहौल में क्या चीज़ें चर्चा में रही और कैसे किन सीटों पर क्या रहा, कांग्रेस कहाँ आगे रही, कहाँ बीजेपी आगे रही, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इनको लेकर हम हमारे एक्सपर्ट से आज राय लेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल सचिन जी से है कि छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस और बीजेपी को आप कितने नंबर देंगे, किन किन सीटों पर आगे और पीछे है? सबसे पहला सवाल ये। जनता सबसे पहले ये जानना चाहती है कि परिणाम 11 में कितने होंगे? क्योंकि अभी तक की जो शुरुआती जो एनालिसिस सामने आई है उसमें ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में 8 में बीजेपी जो है वो सीधी बढ़त पर है और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे के टक्कर की स्थिति निर्मित है। कौन सी 3 सीटें हैं? 3 सीटें में जैसे अपन जांजगीर चांपा एक ले लें और एक कांकेर ले लेते हैं और एक आ रही है सीट कोरबा को लेकर भी एक बात आ रही है कि 3 सीटों पर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक अच्छे खासे मुकाबले की स्थिति है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो ट्रेंड है, जैसे अपन ने विधानसभा चुनाव में देखा और छत्तीसगढ़ गठन के बाद से जो स्थिति, जो हर चुनाव में स्थिति आई है कि बीजेपी हमेशा 9-10 के आंकड़े पर रहती है और यदि वैसी कुछ स्थिति आई तो बीजेपी उन 3 सीटों पर भी बढ़त बनाएगी, ऐसा लगता है। अगला सवाल मेरा आलोक जी से है। ये अभी सबसे चर्चा में जो सीट है जो लोगों के बीच बनी हुई है वो है कोरबा, जहाँ से बीजेपी से जो है सरोज पांडे जी हैं और कांग्रेस से मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत हैं। इस सीट को लेकर आपकी राय क्या बनती है? योगेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, पर जिस तरीके से सचिन जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो ट्रेंड रहा है उस हिसाब से ज़्यादातर में बीजेपी बढ़त रहेगी। पर वो जो कांकेर बता रहे हैं, कांकेर में वाकई में बहुत ही टफ कंपटीशन है। जहाँ तक कोरबा की आपने पूछा तो कोरबा में जिस तरीके से शुरुआत में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, वो भी स्थानीयता को लेकर जिस तरीके से वो ट्रेंड चालू हुआ था, उनका प्रचार चालू हुआ था, उसमें जोर दिया था उन्हें। उसके बाद जो मैनेजमेंट किया गया बीजेपी की तरफ से, जिस तरीके से वो जाना ही जाता है मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा राज्य शासन का जिस महतारी वंदन योजना है और भी कई योजना है, वो प्रबंधन और उसके अलावा जो राज्य शासन का जो कार्य प्रणाली है वो, और तीसरा जो है मोदी फैक्टर। 3 फैक्टर की वजह से इसकी पूरी संभावना है कि वहाँ पे जो भाजपा है वो बढ़त पर होगी। शुरुआत में जब सरोज पांडे को टिकट मिली, वहाँ कैंपेनिंग में जुड़ी तो एक बाहरी का मुद्दा सामने आया था। तो आपको लगता है कि वोटिंग के दिन तक वो मुद्दे को कांग्रेस बना पाई या आते आते तक उसका रंग फीका हो गया? बिल्कुल आपने सही मर्म पकड़ा है। वहाँ पे जिस तरीके से शुरुआत हुई थी स्थानीयता, बाहरी प्रत्याशी और स्थानीय इसमें, पर जिस तरीके से वो जो मोमेंटम बनाना था कांग्रेस को वो नहीं बनाई पाई। इसका पूरा फ़ायदा बीजेपी ने उठाया और इस तरीके से और लगातार सक्रिय रह के सरोज पांडे ने वहाँ पे प्रचार प्रसार किया, तो संभावना पूरी है कि बीजेपी वहाँ पर बढ़त बनाए। मेरे को ऐसा लगता है कि बाहरी के मुद्दे को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे उछाला पर मंच पर कहीं नहीं बोल पाई। उसका कारण ये है कि उसके खुद के 3 प्रत्याशी जो हैं, जो अलग अलग लोकसभा से लड़ रहे हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो, देवेंद्र यादव हो और ताम्रध्वज साहू हो, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए लोकसभा में बाहरी का मुद्दा कुछ ज़्यादा छाया नहीं। वैसे भी ये जो बाहरी और स्थानीय जो मुद्दा है वो विधानसभा में ज़्यादा प्रभावशाली होता है बजाय लोकसभा के। लोकसभा में और जिस तरीके से वो कांग्रेस भी उस टाइप के ही प्रत्याशी दिए हुए हैं, बीजेपी भी उस तरह से प्रत्याशी दिए हुए हैं, तो ये जो मुद्दा है वो फैक्टर उतना नहीं नजर आया। अगला सवाल मेरा अशोक जी से है कि अगर अपन बात करें कांकेर सीट से, तो वहाँ भोजराज नाग और बीरेश ठाकुर चुनावी मैदान में,
वहाँ टक्कर का कारण क्या है? पिछले जो चुनाव कांकेर का हुआ था वो लगभग 6,900 वोटों से विवेक ठाकुर हार गया था। हार गए थे। और उस समय भी ऐसा लग रहा था कि जीतेगा, लेकिन अभी अपने प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है वो महतारी वंदन योजना वर्सेस जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो कांग्रेस भी 1 लाख की बात कर रही है, लगभग 8,300 कुछ रुपए हर महीने मिलेगा। 1 लाख रुपए लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रहा है कि 1 लाख कोई देगा करके। नंबर जो उसमें आपने घोषणा पत्र पढ़ा है कि नहीं पता, मैंने पढ़ा है, उसमें अति गरीब व्यक्तियों को दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ अति गरीब को दिया जाएगा। अब अति गरीब की परिभाषा क्या होती है ये तो हम भी नहीं जानते हैं, वो कांग्रेस वाले ही बता पाएंगे। और रहा कांकेर का, तो कांकेर में इस बार भारी टक्कर है। अगला सवाल मेरा सचिन जी से है, बस्तर लोकसभा सीट को लेकर। वहाँ कांग्रेस के सबसे चर्चित चेहरे कवासी लखमा चुनाव पर, उस सीट को लेकर आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, आपको ये मालूम महेश कश्यप है वहाँ सामने। महेश कश्यप है और कवासी लखमक बीच में। मैं आपको फिर इस बात को कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आलोक जी और अशोक जी ने जो इस बात को उठाया, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीजेपी के ग्रास रूट के जो वर्कर हैं उनके पास उनकी फौज है। तो जहाँ जो स्थिति निर्मित हो रही, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, कोरबा की बात हो रही थी, यदि हम कांकेर की बात कर रहे हैं, तो जो बीजेपी अंतिम 4 दिनों के भीतर में जो बड़ा मैनेजमेंट और बड़ा खेल करती है, जिसके लिए हमेशा जाना जाती पहचानी जाती है, उसके राष्ट्रीय स्तर के नेता जो है बूथों पर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ उनको प्लस ले जाती है। रही बात बस्तर की, आप पूछ रहे हैं, तो बस्तर में मेरा मानना यह है कि बस्तर के कारण और सरगुजा के कारण इस बार सरकार बनी है प्रदेश में। तो आप इस बात को समझिए कि बस्तर का जो रुझान है वो हमेशा लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा को अपन यदि छोड़ दें, लेकिन वहाँ का रुझान जो है वो इस बार मुझे लगता है कि भाजपा की ओर रहेगा, क्योंकि वहाँ वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम हुई है, शहरी वोटिंग कम है। और अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो कवासी लखमा हमेशा वहाँ लीड पर रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में उनकी पकड़ मजबूत रही है। तो क्या एक बस्तर में धर्मांतरण का जो मामला है, जो सर्वाधिक जो सबसे बड़ा विषय बनकर इस चुनाव में भी उभरा, और पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि वहाँ पर धर्मांतरण जो है एक बड़ा मुद्दा, और आरएसएस और जितने हिंदू संगठन है वो काफ़ी अंदरूनी गांव तक वो सक्रिय हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है बीजेपी जो है वो बढ़त में रहेगी। बस्तर सीट के बारे में आपने जो बोला उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि प्रॉपर बस्तर में 35% वोट हुए, लेकिन जगदलपुर 67% वोट हुए। और जगदलपुर जो है शहर इलाका आता है और वहाँ पे मोदी लहर चल रहा है, मोदी कैंपेन चला हुआ है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, जैसे कि सचिन जी ने बताया ना, कि इस बार जो है मामला जो है रहेगा। इसमें इनकी बात में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जिस तरीके से सचिन जी ने कहा, पांडे जी ने कहा कि जिस तरीके से वहाँ पे बस्तर में वोटिंग हुआ है, वोटिंग आप ये गौर करेंगे कि जो कवासी लखमा का जो प्रभावशील इलाका है वो एक पर्टिकुलर छोटा इलाका है, और जैसे कश्यप फैमिली का एक रेंज है वो पूरे बस्तर में ही जाने जाते हैं। बिल्कुल इनका कहना सही। और मैनेजमेंट जो धमतरी में जो मोदी जी की सभा हुई थी, उसके कारण कांकेर जो है वो उनमें सुधार की स्थिति ने बीजेपी के लिए वो काफी ऑक्सीजन देने वाली, डैमेज कंट्रोल देने वाली सीट हो गई। आलोक जी आप बताएंगे, क्योंकि अपन लोग पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, पूरे लोकसभा क्षेत्रों में जाना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, पर हमारे लोग हर जगह रहते हैं। तो ऐसी बातें आपको उभर के सामने आई हैं कि ये लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़ के लिए मुद्दा विहीन रहा है, सिर्फ मोदी के चेहरे पे ही चुनाव हुआ है। बिल्कुल आपका कहना सही है। क्योंकि अगर सिर्फ अपन राजनांदगांव की बात करें, सिर्फ अगर पर्टिकुलर यहाँ पर मैं राजनांदगांव की बात छेड़ता हूँ, तो हेल्थ और एजुकेशन के मामले में हम काफ़ी पिछड़े हुए हो चुके हैं, समस्याएं हमारे सामने हैं, पर किसी भी मंच पे कांग्रेस या बीजेपी ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। सोशल मीडिया पे प्रॉपर ये चल रहा है, पर अधिकृत मंच पे किसी प्रत्याशी ने, किसी बड़े नेता ने जो है इस मुद्दे को नहीं उठाया। और ये स्थिति लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में रही है। इस पर योगेश जी आपने ध्यान दिया होगा कि सोशल मीडिया में भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो सामने वाले की निगेटिव चीज़ें हैं वो उठाया डालना, वही दौर चला है। पर अगर आपने कहा कि राजनांदगांव की अगर बात करो, तो वाकई में राजनांदगांव में समस्याओं की कमी नहीं है, पर इसमें फेल्योर रहा है कांग्रेस कि उसको तरीके से उठा नहीं पाया। और वही कारण है कि बीजेपी भी उस मामले में उसको डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। केवल फैक्ट कांग्रेस का कारण ये भी होगा कि अभी वो सत्ता से लौटे हैं, बिल्कुल, तो जो भी कमी बताएंगे तो सीधे उनके माथे ही आएगा वो। उस सेक्टर पे आपने क्या काम किया, अगर सवाल उठाएंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने का ही फर्क है कांग्रेस को जाने और आने में। कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा अगर बोला जाए तो मुद्दा सही, आपने सही कहा कि मुद्दा विहीन रहा है। मुद्दा जिस तरीके से उठना चाहिए वैसे उठा नहीं।
प्रासंगिक जो लोकसभा क्षेत्र के लिए होना चाहिए विकास है, या अगर ये कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा है, निगेटिव चीज़ें व्यक्तिगत सामने भी इधर भी दोनों तरफ उठा है, विद्रोह की स्थिति भी अंदर से दिखी है, ये कई फैक्टर है। इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा राजनांदगांव में जो अशोक पांडे जी और सचिन जी है, इन लोगों ने काफ़ी बारीकी से, इनके जो संवाददाता हैं एक एक गांव में मौजूद है। तो ये मैं चाहूँगा कि राजनांदगांव के विषय में सचिन जी आप बताएं कि क्या किस तरीके से लगेगा। मुझे ये हमारी अपनी सीट है, हाँ, तो इसका परिणाम जो आएगा वो हमारा पूरा बहुत से इम्पैक्ट करेगा। देखिए, मैं आम जनता के हमेशा इस बात को मैं देखते आया हूँ कि भूपेश बघेल जो जब से उन्होंने कांग्रेस हाईकमान ने उनको प्रत्याशी बनाया, तो उनका संगठन में पद तो बढ़ा ही, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और उनके पास सिर्फ पाने के लिए। ये चीज़ हमको चुनाव के दौर पर भी दिखाई दिया कि राज्य में किसी प्रत्याशी ने जितने गांव का दौरा नहीं किया, अकेले एक पूर्व मुख्यमंत्री ने 1000 के आसपास गांव में यदि उन्होंने दौरा किया, तो ये सबसे बड़ी ये बताता है कि वो एक कार्यकर्ता के भरोसे है, कार्यकर्ता खुद बनकर उन्होंने ये मैदान में। बिल्कुल, एकदम आप बिल्कुल इनका कहना सही है, पर इस बात में गौर करिए कि कार्यकर्ता खुद बन के, हम लोगों ने एक पूरा कैंपेन देखा है, वो खुद कार्यकर्ता बन के गए, कार्यकर्ताओं की उतने जो उनको मन मिलना चाहिए समर्थन उतना नहीं मिला है, पर उन्होंने खुद कार्यकर्ता बन के। ने आपको जिम्मेदारी है राजनांदगांव लोकसभा में बात करने की, तो एक छोटा सा एक सवाल मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हमारे दोनों कैंडिडेट भूपेश बघेल और संतोष पांडे, दोनों की जीत पर भी ये भी चर्चा होने लगी है कि जो जीतेगा उसे बड़ा ओहदा मिलेगा, क्योंकि सेकंड टर्म होगा संतोष पांडे जी का, तो क्या वो मंत्री का दर्जा पा पाएंगे जीत के, जो राजनांदगांव के लिए एक अच्छा विषय हो सकता है। भूपेश बघेल की अगर जीत होती है तो सेंट्रल में जो है अभी तक हिंदी पट्टी का कोई भी बड़ा नेता वहाँ मौजूद नहीं है, और ये ओबीसी कास्ट से आते हैं, अभी ऊपर हैं साउथ से आते हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के और अधीर रंजन, जिनके साथ लैंग्वेज को लेकर कई बार बात हुई। हिंदी पट्टी से भूपेश बघेल आते, तो ये दोनों की जीत पे राजनांदगांव को क्या फायदा होगा, और ऐसा लगता है कि जीतने वाले को एक बड़ा ओहदा सेंट्रल में मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कि राजनांदगांव के साथ में ये चीज़ जुड़ी हुई है कि ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। हर चुनाव में पूरे देश की नज़र जो है राजनांदगांव पर टिकी रहती है। इसके पहले 3 बार डॉक्टर रमन सिंह यहाँ से मुख्यमंत्री बन के गए, और ये चुनाव भी जो भी है ना, चाहे बीजेपी या चाहे कांग्रेस, दोनों जो प्रत्याशी हैं उनके लिए सीधा है कि वो दिल्ली में मजबूत होंगे, राज्य के साथ साथ वो दिल्ली में मजबूत होंगे। मुझे ऐसा लगता है, आप जो कह रहे हो बिल्कुल आपका मानना सही है कि इसका फायदा जो है वो राजनांदगांव को मिलेगा ही। अशोक जी से एक सवाल है, राजनांदगांव पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आलोक ने कहा कि हमारे गांव-गांव संवाददाता है, तो आपको बताऊँगा यहाँ सेकंड दौर में चुनाव हुआ और बेहद नीरसपूर्ण चुनाव था। ऐसा नहीं लगा हम लोगों की चुनाव होके निकल गया कहीं, आप भी सब महसूस किया होंगे। इतना नीरसपूर्ण चुनाव तो मैं अपनी लाइफ में नहीं देखा जब से वोट दे रहा हूँ 78 से। तो मेरे बताने का मतलब वही है कि यहाँ का चुनाव एक तो नीरस रहा। अब रहा मुद्दे क्या हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो विकास के मुद्दे पे दिए हैं, और जो नए युवा मतदाता जितने भी हैं वो जो है मोदी फैक्टर को दिए हैं। तो इस प्रकार जो है अगर ये दोनों मुद्दे को देखा जाए तो मोदी के पक्ष में ही आता है। विकास का मुद्दे यानी मोदी का मुद्दा हो गया वो। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार ये सीट जो है भले हाई प्रोफाइल है, टक्कर की सीट है, कमज़ोर नहीं है कहीं से भूपेश बघेल जी, परंतु यहाँ पे विकास का मुद्दा प्लस नया मतदाता, ये दोनों जो बीजेपी के फुल फेवर में है। योगेश, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जो भाजपा हाईकमान ने जो मोदी जी ने जो 400 पार का जो नारा दिया ना, हमारे यहाँ दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव अपन ने देखा है सामने में, जो पांडे जी कह रहे हैं कि बेहद नीरस रहा, तो उस चरण तक ये स्थिति हो गई थी जब बीजेपी के कार्यकर्ता जो ग्रास रूट के वर्कर इसलिए काम नहीं कर रहे थे कि उनको मालूम था कि अभी 400 पार तो हम आ ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि चौथे राउंड से बीजेपी फिर उस नारे को दूर करने लगी कि 400 मोदी की गारंटी जो है वो धर्म के मुद्दे पर आई। आलोक जी, हम बात करेंगे आपसे महासमुंद सीट को लेकर। वहाँ हमारे एक्स होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू और रूप कुमारी चौधरी, साहू फैक्टर वहाँ कितना काम करेगा? आपने बिल्कुल सही कहा, साहू फैक्टर काम करेगा, पर सबसे बड़ा वहाँ जो मुद्दा है वो है स्थानीय मुद्दा। और स्थानीय मुद्दा जो जिस तरीके से दुर्ग से ले जाके पूर्व गृह मंत्री को वहाँ टिकट दिया गया, वहाँ लड़ रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दा कहाँ, वो आप जो साहू जो मुद्दा है साहू उसका वो तो मुद्दा है ही बड़ा मुद्दा, पर उससे भी बड़ा मुद्दा है स्थानीय मुद्दा।
ये फैक्टर महासमुंद में काम करेगा और वहाँ पे बीजेपी बढ़त दिखाई दे रही। सचिन जी बताएंगे जांजगीर चांपा, जिसकी अपन अभी शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, कमलेश जांगड़े और शिव कुमार डहरिया एक्स मिनिस्टर वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के लिए क्या ओपिनियन है? देखिए उस सीट पर है ना, हमेशा आप देखेंगे हमेशा के ट्रेंड पर बसपा और गोपा जो पार्टियां हैं उनका काफ़ी वहाँ प्रभावी वोट बैंक है तो विधानसभा में। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो कांग्रेस ने जो संविधान बचाओ वाली जो राहुल गांधी ने जो कहा कि संविधान बचाओ चलाया कि संविधान बदल देगी, ये फैक्टर पूरे देश में उस चीज का इफेक्ट जो है मुझे ऐसा लगता है कि उस सीट पर हुआ है और वहां पर कांटे के टक्कर की स्थिति है। पर इसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा कि उस पूरे क्षेत्र में जो जिस तरीके से राज्य शासन के इसके मुख्यमंत्री के निर्देश पर, संगठन के निर्देश पर पूरे मंत्रियों ने अपनी जगह में रहकर चुनाव प्रचार पर पूरा जो बागडोर संभाले हुए था, वहाँ पे थे वित्त मंत्री जो अपने व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से आसपास में उन्होंने कैंपेन किया है, पूरा सूत्र संभाला हुआ है, तो ये भी फैक्टर ये ध्यान देने योग्य है। नो डाउट इसमें कि वो जांजगीर चांपा अभी फंसी हुई नजर आ रही है। मतलब वहाँ नेक टू नेक है, माहौल अच्छा बनाया कांग्रेस में भी। पांडे जी आप बनाएंगे बिलासपुर में, दुर्ग के विधायक देवेंद्र यादव वहाँ चुनावी मैदान पे हैं और तोखन साहू। वहाँ कैंपेनिंग के दौरान भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा देवेंद्र यादव को। मीटिंग हो रही है, वहाँ फोर्स पहुँच गई, वहाँ हंगामा हुआ, क्या इन सब चीज़ों का फायदा मिलेगा उनको? जी, जब शुरुआती दौर में टिकट घोषणा हुआ, सबसे आखिरी में हुआ बिलासपुर और वहाँ पे देवेंद्र यादव का भारी विरोध हुआ, लेकिन फिर भूपेश बघेल जी हैं और भी जो कई मंत्री हैं, वहाँ के स्थानीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो लोग मिलकर कैंपेन किए और इसको उभारे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आखिरी दौर तक के उसको उभार पाए होंगे, क्योंकि मैंने जो राजनांदगांव मुद्दा है, विकास का मुद्दा प्लस नए वोटर, ये पूरे छत्तीसगढ़ में पूरे देश में चल रहा है। और जो सचिन जी ने कहा ना कि शुरुआती दौर में 400 पार का नारा दिया था, वो अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर 415 सीट अगर बीजेपी की आती है, मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा, मतलब उनके सहयोगी दलों के साथ मुझे आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, क्योंकि क्या है 303 सीट पिछले समय आई थी और अभी जो आज के चुनाव को छोड़ दो तो जो मेरे पास जो ऐसे देश भर के हमारे पत्रकार हैं बड़े बड़े, उन लोगों से मेरी बात होती रहती है, तो उनका ये कहना है कि अभी जो आज के दौर को छोड़ के 290 सीट तो उसकी आ रही है, बीजेपी प्योर आ रही है 290। तो मेरे ख्याल है 303 को क्रॉस करेगा। एनडीए का पिछले समय 353 या 353 था, मेरे को ठीक से याद नहीं है। बढ़ेगी कम से 50 सीट बढ़ रही है। मतलब आपके हिसाब से 400 पार हो? मेरे हिसाब से नहीं, देश के माहौल के हिसाब से। मेरा हिसाब से 4 तारीख को शाम को आएगा। संस्कार धामी की बात हो गई, न्याय धामी की बात हो गई। अब हम ऐसी सीट के बारे में बात करेंगे जिस सीट की बोले चर्चा बहुत हो रही है या चर्चा नहीं हो रही। वो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहाँ से बीजेपी से बृजमोहन अग्रवाल कद्दावर नेता चुनावी मैदान पर हैं और दूसरी ओर हैं विकास उपाध्याय। इस सीट को लेकर हार जीत की बात नहीं हो रही है, डिफरेंस की बात हो रही है। क्या आप लोग इससे सहमत हैं? जी, मैं तो सहमत हूँ कि डिफरेंस की ही बात हो रही है, हार की तो कोई सवाल ही नहीं है वहाँ पर। बाकी सचिन जी और आलोक जी की राय। आलोक जी बताएंगे कि वहाँ ऐसा क्या है जो विकास उपाध्याय जो है, जो पिछले कार्यकाल में विधायक रहे, क्या वो अपना असर इतना भी नहीं छोड़ पाए, या कांग्रेस पार्टी राजधानी में इतना असर नहीं छोड़ पाई कि वो चुनावी मैदान में भी रन दौड़ती दिखी? योगेश जी, अब की स्थिति है ये इतने वरिष्ठ जो है सचिन जी हैं, अशोक जी हैं, यहाँ पे आपके चेहरे देख के ही समझ में आ रहा है कि रायपुर जो है जिस तरीके से वहाँ फैक्टर है, एक तो सबसे पहली बात व्यक्तित्व, वो पहला पूरे छत्तीसगढ़ में वो पहला सीट है रायपुर का, जिसके भाजपा के जो कैंडिडेट है वो अपने व्यक्तित्व के बल पे जाने जाते हैं, अपने व्यक्तित्व के बल पे ही चुनाव जीत सकते हैं। तो ऊपर से सोने में सुहागा कि भाजपा और उसके बाद मोदी और फिर महिलाओं का फैक्टर, तो आप सोने इससे अंदाजा लगाइए। हाँ, मैतारी ये फैक्टर इतने ज्यादा है कि बृजमोहन जी जैसे हम लोग ये देखते हैं कि चुनाव के समय ही जितने नेता हैं और जो प्रत्याशी हैं वो सक्रिय रहता है, लेकिन बृजमोहन जी की जो खासियत है वो 5 साल एक्टिव रहते हैं और अपराजय योद्धा के रूप में उनकी पूरे प्रदेश भर में पहचान है। तो और रही बात चुनाव में भी हमने देखा वहाँ पर जो राजधानी से जो खबरें आ रही थी कि जो चुनाव प्रचार में भी बीजेपी शुरू दिन से जो हावी रही है, वो आखिरी अंतिम प्रचार थमने तक का है ना, बृजमोहन जी ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, वो भी उन्होंने मेहनत लीड के लिए की है। 2 सीटें हमारी बस्ती है, एक सीट है सरगुजा, चिंतामणि महाराज और शशि सिंह वहाँ मैदान पे है, वहाँ की स्थिति क्या है?
उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता है वहाँ पे, वो है अपने टी.एस. सिंहदेव। वो लगभग बाहर है, परिदृश्य से ही बाहर है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा दीजिए कि सरगुजा जो इसमें कि कांग्रेस की जो चुनाव प्रचार या जो भी जैसे भी अकेले वो कैंडिडेट के दम पे चल रही है, संगठन का उतना मेरे फीडबैक के अनुसार उतना समर्थन या उस तरीके से जिस तरीके से कैंपेन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और चिंतामणि महाराज के साथ तो वर्तमान जो राज्य शासन है, मोदी है, संगठन है और उनका खुद का व्यक्तित्व है, इससे पूरा लबोलुआब यही निकलता है कि वहाँ पे बीजेपी हावी नजर आ रही। वैसे भी योगेश, जो सरगुजा जो इलाका है, जहाँ तक हम लोग ने देखा है, वहाँ चिंतामणि महाराज का खुद का प्रभाव ज्यादा है। ये कारण है कि आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के पहले मैं थोड़ा अपने नॉलेज के लिए बोलना चाहूंगा, वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में जा चुके हैं। बिल्कुल एक बार रह चुके दोनों में। और 6 महीने पहले जब वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ था तो खाता नहीं खुल पाई थी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा। एक भी आ पाई, यहाँ तक कि टी.एस. जो भी कुछ 100 वोटों से हार गए थे। तो जब वहाँ का वर्चस्व है, लोग उसको पूजते हैं, जब वो आदमी अनुयायी ज्यादा है, समर्थक से ज्यादा अनुयायी। ये एक अच्छा शब्द है कि समर्थक से ज्यादा अनुयायी। अब एक सीट बचती है दुर्ग, जहाँ से भूपेश बघेल के करीबी राजेंद्र साहू जी और मौजूदा सांसद विजय बघेल चुनावी मैदान। देखिए, मैं दुर्ग के विषय में बोलूँगा कि इन्होंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने काफ़ी गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा। इस विषय पर यानी मेरा बिल्कुल अभिमत यही है कि जो राजेंद्र साहू है उन्होंने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन चूँकि विजय बघेल कि खुद की अपनी एक लीडरशिप है और एक उसके साथ उनके समर्थकों की फौज है, वो चीज़ जो है उस चुनाव में फिर दिखाई दी। जैसे अपन ने विधानसभा चुनाव भी उन्होंने अभी लड़ा भूपेश बघेल के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्री यानी उस दौर पे तो मुख्यमंत्री रहते हुए जो चुनाव हुआ था उन्होंने उनको भी टक्कर दी और मजबूती के साथ टक्कर दी। आपने देखा कि 1-2 राउंड में तो भूपेश बघेल खुद पीछे भी होते गए। तो विजय बघेल वहाँ से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सचिन जी का कहना सही है कि वो ऐसे कद्दावर नेता है कि आप देखिए ना कि वो सीटिंग है, वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर ठीक 3-4 महीने बाद उनको फिर से लोकसभा में भी टिकट दे दिया गया। तो उनके कितने ऊंचे नेता हैं, कितने बड़े नेता हैं। और दूसरी बात, उन्होंने तो वो जो यहाँ पे घोषणा पत्र होता है छत्तीसगढ़ का, जिसमें जो बहुत डिपेंड किया कि यहाँ पे वापस सत्ता भाजपा के पास आ गई, वो सूत्रधार थे, बनाए हुए थे। तो ये इस हिसाब से हर मामले में वो ऊपर ही रहे। नो डाउट साहू जी काफ़ी तरीके से बड़ी शिद्दत के साथ उन्होंने लड़ा है, पर वो उनके आगे देश भर में अब ओपिनियन पोल आ गए हैं। एक सीट आप छोड़ रहे हो, रायगढ़ की बात करें, एक छत्तीसगढ़ की ओवरऑल में मेरा ये कहना है रायगढ़ की छोटा सा ले लेना। रायगढ़ के विषय पर मैं बस इतना कहना, राठिया जी और मेनका देवी, वो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री की सीट है वो। विष्णुदेव साय जो है वो कंटिन्यू उसमें रायगढ़ से रहे हैं। तो इस सीट में भी चुनाव काफी अच्छा हुआ। राधेश्याम राठिया विधानसभा में चला था और वहाँ पर ओपी चौधरी जी भी हैं और पूरे लोगों ने मिलकर वहाँ पर चुनाव लड़ा। और जैसा आप लोग कह रहे हैं, मुझे जो लगता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि रायपुर के बाद यदि कहीं की लीड होगी तो रायगढ़ की आएगी, ऐसा एक अनुमान लगाया। छत्तीसगढ़ अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें, 11 लोकसभा क्षेत्रों की ओपिनियन पोल लगभग आ गए हैं, सरकार एनडीए की बनती दिख रही है। अगर अपन सिर्फ छत्तीसगढ़ की ये बात करें, अगर ऐसा अपन अनुमान लगाएं कि कोरबा भी अगर बीजेपी के पक्ष में जाती है, रायपुर भी जाती है और राजनांदगांव भी जाती है, तो इन 3 सीटों में तीनों कद्दावर नेता है। तो किसे मौका मिलेगा दिल्ली जाने के लिए मिनिस्ट्री के तौर पे? दिल्ली तो ये जाएंगे ही सांसद बन के, मिनिस्ट्री के तौर पर कौन जाएगा? सुश्री जो सरोज पांडे हैं वो तो नंबर 1 पे आएंगी ही आएंगी। ब्रिजमोहन अग्रवाल भी 1 पे आएगा, तो एक लेडीज और एक जेंट्स को लेने पड़ेंगे, तो ये 2 सीट जाएगा। फिर संतोष पांडे जी कट जाएंगे तीसरे नंबर। तो मेरा नंबर तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कोरबा, कांकेर, जांजगीर चांपा और महासमुंद, ये 5 सीट हम टक्कर मानते हैं। और जैसे कि अभी तो ओपिनियन पोल है, ये तो अभी ओपिनियन पोल है, बाद में 4 तारीख को पता लगेगा। अगर जीत जाते हैं तो छत्तीसगढ़ को मंत्री मिलेंगे, ये इस दिशा में अपन पॉजिटिव होगा। हार जीत तो खैर, तो पहले नंबर पे तो ब्रिजमोहन अग्रवाल है और दूसरे नंबर पे सरोज पांडे और तीसरे नंबर पे संतोष पांडे जी आएंगे। अब यहाँ पे मेरी नंबरिंग देना आपको 1 2 3
पर जिस तरह के आप इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मोदी अलग स्टाइल से के अभी जो चल रहा है, नए चेहरे जिस पे ट्रेंड चल रहा है, आप ज्यादा- छत्तीसगढ़ में देख लिए, मंत्रिमंडल आपके देख लिए, हिसाब वो से देख तो लिए। संतोष पांडे जी हाँ, पहले नंबर पे आप किस नहीं कह सकते कि वो किसको मंत्री बनाएंगे। अप्रत्याशित अप्रत्याशित क्या हो सकता है वो इन संगठन तीनों के को भी साथ- छोड़ हाँ। देंगे। आलोक जी नहीं, की वो आलोक जी तीनों की को बात छोड़ से दें। आलोक जी हाँ, की बात तीनों से को भी छोड़ नहीं, दें, नहीं, रायगढ़ वाले आप जो भाई, है अभी आप प्रदेश- व्यवहारिक बात हाँ, बता नहीं, रहे हैं। वो जिस तरह एकदम का जरूरी। जो ट्रेंड है, जो तो- आलोक जी बोल रहे हैं वो वो एकदम सही है, अप्रत्याशित क्योंकि अभी तक चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की, जिस तरह से मंत्रिमंडल हाँ, बने हैं, वो- मुख्यमंत्री वो- बने हैं, वो आप नहीं कह अप्रत्याशित ही सकते। रहा है। मतलब पर्ची से पता चला कि कौन बनेगा। हाँ, ये मोदी है। हाँ, किसी ये- को भी वो कौन सा चीज, कौन सा गुण देख के वो मंत्री बनाएंगे नहीं कह सकते। आप कुछ कह रहे थे बिल्कुल सचिन बिल्कुल, जी? वही मेरा भी कहना है कि अभी अपन ने देखा कि राज्य का कुल मिला राज्य के सरकार राजनांदगांव आप को नहीं फायदा कह हो सकता है हाँ। अगर यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट की जीत बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस की होती है तो नहीं, इसके पहले मौका हम मिलना देखें पर- कि मोतीलाल वोरा जी को इन्होंने डॉक्टर रमन सिंह ने हाँ। हराया था, तो वो केंद्रीय राज्य केंद्रीय- मंत्री बन के केंद्रीय गए। नहीं, वो- राजनांदगांव का अगर थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाए तो मोतीलाल वोरा जी भी जो है छत्तीसगढ़ से गए, राजनांदगांव से उनका हाँ, टच रहा। यही रहा। डॉक्टर रमन सिंह भी गए। एक दो नाम आप लोग और गिना सकते हैं अगर हो जो मेरी जानकारी में। शिवेंद्र बहादुर शिवेंद्र शाखा बहादुर साहब, राजीव गांधी जो भी गए। जिन्होंने वहां पर कुछ ओवरऑल देवर सिंह भी ओवरऑल काफी अच्छी राजनांद पकड़ रखते थे दर्जन पर में। राजनांदगांव सीट हाई प्रोफाइल रही है, रहेगी। और आप क्या मंत्रिमंडल भी हो जाए तो आप नहीं कह सकते, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश भर के टीवी चैनल्स ने ओपिनियन पोल दिखा दिए। लगभग सारे ओपिनियंस पोल में जो है एनडीए की सरकार बनते दिख रही है। इसको लेकर चर्चा होने लगी है कि ये कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। गलत तो नहीं बोलना चाहिए, कितने फिट बैठते हैं ये बोलना चाहिए। इसकी विश्वसनीयता को लेकर सचिन जी आप क्या कहेंगे? देखो, जो पहले एग्जिट पोल हुआ करते थे ना, उसकी थोड़ी मोड़ी विशेषता थी। अपन तो छत्तीसगढ़ में पिछले 2 चुनाव को अपन स्थिति देख दिल्ली भी एक बड़ा है। दिल्ली भी है, एक बड़ा है। दिल्ली भी एक बड़ा है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ 2018 में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था, उस समय को ओपिनियन पोल में ये आया था कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन कांग्रेस ने बनाया। इस बार फिर आया कि हाँ, फिर इस बार आया कि सारे ओपिनियन, जितनी भी कोई भी ओपिनियन पोल के उन्हें यही दिया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। सिर्फ जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर सरकार बदल रही है। मेरे ख्याल से हमने पहले भी इस विषय पर डिबेट में बैठे हैं और उसमें भी अपन ने यही बोला है कि उस समय भी हमारी यही लाइन थी कि राज्य में बीजेपी की सरकार बन रही है। तो मेरा ये कहना है कि विश्वसनीयता पर आज जो दिखाया गया है, अब देखते हैं कि अब वो 4 तारीख को पता चलेगा कि इसमें कितनी फिट बैठता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप ये उसका नाम ही है ओपिनियन पोल, राय। Opinion तो पे उसमें आप based। वो कुछ ओपिनियन पोल सच भी निकलते हैं, कुछ उसमें गलत भी निकलते हैं। पर इसमें जिस तरीके से ओपिनियन पोल से कांग्रेस ने पूरा डिबेट से भाग लेने का ही मना कर दिया हाँ, वो भी है, ये थोड़ा सा एक मुझे भी- पत्रकार होने के नाते मुझे अच्छा नहीं, इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम लोग कि आप स्टूडेंट चाहते हैं, हम सारे पक्षों गलत को तो सही, सुनना हाँ, चाहते हैं दोनों सुनना और अपने चाहते हैं। दर्शकों को हाँ, वो किस और तरह- अपने पाठकों को बिल्कुल, पढ़ाना और वो दिखाना वो वैसा चाहते नहीं हैं। किया जाना चाहिए। तो जहाँ तक ओपिनियन पोल की बात है, कुछ सच भी खारिज होता है कर दो तो आप, आप खारिज कर खारिज दो, कर दो। सीधी बात है। वो उसके लिए क्या आपके पास उदाहरण भी है, जैसे सचिन जी ने बताया कि दिल्ली है, हाँ, दिल्ली, छत्तीसगढ़ है, उस मध्य उदाहरण प्रदेश। को रखते हुए आप अपनी बात रख सकते थे। वही बताया ना, छत्तीसगढ़ में क्या ओपिनियन पोल 2 बार फेल हो चुका है। सचिन जी ने बताया ही था कि पिछले समय भी और उसके पिछले पहले चुनाव भी। में भी, लोकसभा में भी यही रहा। पिछले समय भी ऐसे 4-7 का चला था नारा, लेकिन 9 तो आ गया। इस बार भी वही चल रहा है कि 8 और 3 आएगा कि 9 और 3 आएगा। हो सकता है 11 के 11 बीजेपी आ जाए, कोई हमें आश्चर्य नहीं। मैंने जब राजनांदगांव विधानसभा में 40,000 से जीतेगा करके हेडिंग छापा था अपने अखबार में, तो लोग हंसने लग गए थे कि बोले यहाँ पे तो भारी टक्कर है। कहाँ है? बोले मुश्किल से 12,000 के नीचे में हार जीत होगी, लेकिन वो 46,000 से निकला। तो जैसे सचिन ने कहा है कि जमीनी कार्यकर्ता लोगों के ऊपर हम लोग भरोसा करके नीट बनाते हैं, तो आज भी हम उसी के भरोसे में ओपिनियन पोल बता रहे हैं। बाकी कितना सच होगा, कितना झूठ होगा, ये तो 4 तारीख तक इंतजार करना। आज हमारे साथ तीनों ही मेहमानों ने छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चर्चा की। अपने सूत्रों से, अपने संवाददाताओं से मिली जानकारी के हिसाब से पूरी सीटों का विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। सबसे पहले तो इन तीनों ही मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और अगर पूरी चर्चा का ओवरऑल निकाला जाए, जो सचिन जी ने, आलोक जी ने और अशोक पांडे जी ने जो कहा कि 11 सीटों में 8 से 9 सीटों पर जो है बीजेपी जो है वो बढ़त में दिख रही है, पर 3 से 3 सीटों पे कम से कम नेक टू नेक माहौल बना हुआ है। परिणाम जो है वो दर्शकों को 4 जून को देखने को मिलेंगे। तब तक आप इंतजार करिए। नमस्कार।